हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज के सेशन के साथ हम हाजिर हो गए हैं। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की जो क्लास है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज है न्यूज़पेपर में और उनको हमें एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो कैबिनेट जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है उसके बाद अब हर जो भी मंत्री हैं उनको जो उनका जो डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्रीज़ है वो अलॉट हो गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनता है पीसीएस में स्पेशली काफ़ी अच्छे से देखेंगे इन टॉपिक्स को। फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ छपी है तो उसको नेगलेक्ट तो कर नहीं सकते, पॉलिटी के लिहाज से भी ज़रूरी है। साथ के साथ में आज काफ़ी सारे 2-3 आपको स्कीम्स दिखाई देंगी गवर्नमेंट की जिसके ऊपर में न्यूज़ आई हुई है, तो उन स्कीम्स का हम रिवीजन करेंगे। एक तो किसान सम्मान निधि के बारे में है कि उसकी 17th इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही किसानों को, उसके बारे में है। साथ के साथ में जो नेशनल फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और हमारे यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी से लेकर के 2013 का जो एक्ट है उसको लेकर के कुछ न्यूज़ है तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ वोल्केनो इरेप्शन हुआ है कहाँ पर, आइसलैंड में, तो उसको देखेंगे। एडिटोरियल की बात करें तो क्लाइमेट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, तो सभी टॉपिक्स को, साथ के साथ इकोनॉमी के लिहाज से भी जो है कंज्यूमर की क्या एक तरीके से कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी को लेकर के अभी हाल के दिनों में, उसको लेकर एक आर्टिकल है उसके ऊपर बात करेंगे जो एडिटोरियल और चार्ट के थ्रू बात करता है कि अभी रिसेंट में जो इकोनॉमी है किस तरीके से चल रही है और लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है अपने देश की इकोनॉमी के ऊपर। तो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहने वाले हैं सभी को हाईलाइट्स के थ्रू पहले तो देखेंगे किन टॉपिक्स पे हमको बात करनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। तो आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में फ्रंट पेज पे सबसे पहली न्यूज़ क्या है, किसके बारे में है, पॉलिटी से रिलेटेड है। नो चेंज एट द हेल्म इन की यूनियन मिनिस्टर। तो अभी जो है कई सारी हमने देखा कि कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है 3rd टेन्योर के लिए मोदी जी की, तो वहाँ पर अभी बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं जो बड़े बड़े लेवल पे, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस हो गया, उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। और ये क्यों नहीं किया गया है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। साथ के साथ में किन व्यक्तियों को, किन मंत्रियों को कौन कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट हुई है उसका भी एक क्विक रिवीजन यहाँ पर करते चलेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो पीएम किसान निधि से संबंधित है। तो पीएम किसान निधि की जो 17th इंस्टॉलमेंट है वो लोगों को पहुँच रही है, किसानों को लगभग 9.3 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो पीएम किसान सम्मान निधि क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। स्कीम से आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स भी पास में है, तो एक क्विक रिवीजन यहाँ से हम करेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, विदाउट सेंसस 2021 14 करोड़ पीपल डिप्राइव्ड ऑन फूड एड। तो कांग्रेस ने एक कंसर्न जो है वो रेज़ किया है, बोला है कि चूंकि अभी ये साल जो है वो पूरा सेंसस के लिए था, 2021 की जो जनगणना है वो होनी थी, अभी तक वो स्टार्ट नहीं हो पाई है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लगभग 14 करोड़ लोग जो हैं वो फूड सिक्योरिटी से यानी कि खाने की कमी से, भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से नेग्लेक्टेड हैं अभी, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ है तो ये नहीं पता है कि कितने लोगों को फूड की ज़रूरत है, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं और कितने लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक आंकड़ा जब हमें सेंसस कंडक्ट होगा उसके बाद मिलेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पॉपुलेशन कितनी बड़ी है हमारी, उस हिसाब से जो पॉलिसी मेकिंग में और आसानी होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जीएस पेपर 2 के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग में। साथ के साथ में सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी अच्छे से देखेंगे इसको। अगली न्यूज़ क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल लेट मिलिटेंट सस्पेक्ट्स इन राइसी बस अटैक। तो जम्मू कश्मीर में जो तीर्थ यात्री गए हुए थे उनके ऊपर बस अटैक हुआ है जो टेररिस्ट का, उनको लेकर के ये न्यूज़ है, तो देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर बोला गया है कि जो लश्कर तौयबा है उसके बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें मिले हुए थे। साथ के साथ में बात की गई है कि 2019 के बाद से, जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, उसके बाद बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि वहाँ पर एक पीस स्थिति है, शांति की स्थिति है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसके बारे में ये न्यूज़ बात करती है, तो देखेंगे क्या मुद्दा है। अगली न्यूज़ है पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन लिंक्ड टू 135 मिलियन परमानेंट प्रीमेच्योर डेथ्स। तो प्रीमेच्योर डेथ्स क्या होती हैं कि जो बच्चा थोड़ा 5 साल की उम्र का होने से पहले ही डेथ हो जाता है उसको कहते हैं प्रीमेच्योर डेथ। और यहाँ पर एक सर्वे निकल करके आया है, इसमें बोला गया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल जो है वो 135 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहे हैं, डेथ हो रही है, प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही है। तो सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी ने ये सर्वे निकाल करके लाया है, आंसर राइटिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो सभी टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, चर्चा
चर्चा करेंगे। अगली न्यूज़ जो है ब्रिक्स से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो इस बार ब्रिक्स की जो समिट है वो रशिया में होने जा रही है, रशिया उसको होस्ट कर रहा है और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ब्रिक्स को एक्सपांड करके उसमें इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया को शामिल किया गया था। 2023 में ये शामिल हुए थे और ये इनके शामिल होने के बाद फर्स्ट मीटिंग है जब ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ है और इसमें ये जो 5 कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल हो रही हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में एक क्विक रिवीजन करेंगे, हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आर्टिकल है वो स्लो बर्न के बारे में है। यहाँ पर ये जो वोल्केनो इरप्शन से रिलेटेड है। जो अगली जो आर्टिकल है वो है ऑन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश। तो अभी जैसे मालूम है कि एनडीए जो गवर्नमेंट अभी आई हुई है, एनडीए अलायंस जो आया हुआ है, उसमें जो चंद्रबाबू नायडू जो है उनकी एक पार्टी निकल करके आई है, क्योंकि एनडीए में जो बीजेपी है उनको 240 सीट्स ही मिली थी, 272 जो बहुमत के लिए सीट चाहिए थी वो कम थी, तो उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी और आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी पार्टी के साथ एक तरीके से कोलैब किया। ठीक है, तो वहाँ पर जो है चंद्रबाबू नायडू फिर से आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मुद्दा बहुत पुराना है, इसको देखेंगे क्यों बीच में ये रुक गया था और क्या कंसर्न है, साथ के साथ इस पर बात करेंगे कि स्पेशल स्टेटस देने का मतलब क्या है और क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर भी पूरा स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा एक एडिटोरियल है जिसके थ्रू आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। अगली न्यूज़ है कॉन्फिडेंस अबाउट द इकोनॉमिक डिक्लाइन आफ्टर कंसिस्टेंस रिकवरी। तो यहाँ पर बात की जा रही है, चार्ट के थ्रू बताया गया है कि कंसिस्टेंस रिकवरी हुई कोविड-19 के बाद से, लेकिन अब जो है इकोनॉमी के ऊपर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। महंगाई वगैरह बढ़ रही है, जॉब जो है वो कम हो रही है, इस वजह से ये जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो थोड़ा कम हो रहा है। तो देखेंगे कि चार्ट के थ्रू क्या बात बोली गई है। अगली जो न्यूज़ है वो है अ पुश फॉर मोर क्लाइमेट एक्शन। ये जो एडिटोरियल है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है जो कि एक तरीके से जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा, वहाँ पर जो आसपास की कंट्रीज़ आती हैं जिनका आधे से ज़्यादा हिस्सा ओशियन वाले एरिया से कनेक्ट है, या फिर जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात की गई है कि वहाँ पर क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ के साथ में समुद्री एरिया के आसपास में जो सी वाटर लेवल बढ़ रहा है उसको लेकर के क्या मेज़र लिए जाने चाहिए, और अनक्लॉज की मीटिंग हुई थी उसमें क्या बातें कही गई हैं, इसको लेकर के ये पूरा एडिटोरियल है। तो काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू आपको मिला है कि क्लास इस दिशा में आगे जाने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर द हिंदू के यही है। किसके बारे में बात की जा रही है, अभी जब हमने देखा कि 9 जून को जो है वोट टेकिंग सेरेमनी हुई है, मोदी 3.0 टेन्योर शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर जो है काम शुरू होगा, तो हमने बात की थी कि लगभग 72 जो मिनिस्टर्स हैं इस बार काम कर रहे हैं, यानी कि कैबिनेट में है, साथ के साथ में पूरी मंत्रिमंडल में है। ठीक है, यहाँ पर जो है लगभग 37 के अराउंड जो है वो आपको दिखाई देंगे कि जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली जो है बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ हैं या बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं जो अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब अलायंस गवर्नमेंट होती है सभी पार्टियों को साथ में लेकर के चलना होता है। अगर अदरवाइज़ कोई भी जो पार्टी है वो थोड़ा सा अगर नाखुश हो गई, उनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं मिली, तो फिर क्या होगा कि वो अपना समर्थन वापस लेंगे, बार बार धमकियाँ देंगे, तो सरकार जो है वो एक थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी पे एक तरीके से क्या हो जाएगा, थ्रेट आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी एक तरीके से अलायंस जो पार्टीज़ हैं उनको दी गई हैं। साथ के साथ में प्रीवियस जो 2 टेन्योर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के, उसमें जितने भी बड़ी एक तरीके से मिनिस्ट्रीज़ थी, जैसे कि आप डिफेंस मान लीजिए, होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन सब को एज इट इज़ रखा गया है। उनके जो मंत्री हैं, उनके जो मिनिस्ट्रीज़ है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि जब से हमने देखा है इन सारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपना डिपार्टमेंट संभाला है। जैसे आप बात कर लीजिए नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट की, जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक लैंडमार्क सेट किया है। अगर हम बात करते हैं डिफेंस के क्षेत्र में, तो डिफेंस के क्षेत्र में भी इंडिया काफ़ी मजबूत हुआ है। अगर हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं तो एस जयशंकर जी की एक तरीके से कहना चाहिए कि उनकी अधिकारिता में या फिर उनके एक तरीके से नेतृत्व में हमने बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें की हैं
और इंटरनेशनल लेवल पे एक हमने बहुत अच्छा उनके लीडरशिप में काम किया है और अपनी एक बहुत ही अच्छी छवि जो है वो पूरे विश्व के ऊपर में छोड़ी है। तो इसलिए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ थी उनको एज इट इज़ रखा गया है उनके मिनिस्टर्स को, लेकिन जो नई अलायंस आई है उसमें कई सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ दी गई है। तो देख लेते हैं यहाँ से स्पेशली क्वेश्चन आपके लिए पीसीएस वगैरह में बन जाता है कि किस व्यक्ति को स्पेशली कोई बहुत बड़ा चर्चा है या फिर जो इस बार लोकसभा में बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत करके आया है, तो उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि उन व्यक्तियों को कौन सी जो मिनिस्ट्री है वो अलॉट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो कि कुछ जो मिनिस्ट्री जो पहले जिनके पास थी वही है, जैसे कि मैंने बात की डिफेंस के मामले में वो राजनाथ सिंह जी को मिला हुआ है, अमित शाह को होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेशन जो है वो मिला हुआ है, नितिन गडकरी के लिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है ही, जेपी नड्डा को इस बार हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट दिया गया, जो कि पिछली बार मनसुख मांडविया जी के पास में था। इस बार जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के एक तरीके से अध्यक्ष भी रहे थे, उनको इस बार क्या दिया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री सौंपी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो अलग नाम है उनको याद रखिएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री जेपी नड्डा के पास है। शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के सीएम रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा एक कम से कम 8 लाख के वोटों के मार्जिन से वो जीते हैं और अब उनको फाइनली कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट का काम दिया गया है। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट शिवराज सिंह चौहान को क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एमपी की तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और स्पेशली वीट के मामले में, वीट जो है गेहूं जो है वो शिवराज सिंह चौहान के टेन्योर में एमपी में काफ़ी बड़े लेवल पे इसका उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसको ध्यान में रखते हुए उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया है। फाइनेंस एज इट इज़ निर्मला सीतारमण जी के पास में है। एस जयशंकर जी के पास एक्सटर्नल अफेयर्स है। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, उनको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात है, हमने बात की थी कि कर्नाटका के जो एक्स सीएम रह चुके हैं एचडी कुमारस्वामी, उनको हैवी इंडस्ट्रीज दी गई है जो कि एक अलायंस पार्टी से आते हैं। साथ के साथ में बात की जाए पीयूष गोयल जो कि पिछली बार भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनके पास थी, इस बार भी पीयूष गोयल को वही मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के पास पिछली बार की तरह ही एजुकेशन मिनिस्ट्री है। बात की जाए अगर जीतन राम मांझी की, हमने देखा था कि तीसरे जो सीएम जो थे बिहार के, कुछ समय के लिए सीएम रहे, उनको क्या दिया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक हमारे लिए एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी इकोनॉमी में लगभग 40% का जीडीपी में कंट्रीब्यूट अकेले एमएसएमई करता है। हाईएस्ट जो है जॉब इसी एमएसएमई से निकल करके आता है। तो एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है वो जीतन राम मांझी जी को दिया गया है। साथ के साथ में राजीव रंजन जी जो हैं उनको पंचायती राज दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल के बाद पिछली बार की तरह ही पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज है इनके पास में। साथ के साथ में बात की जाए अगर के राम मनोहर नायडू की, तो इनको सिविल एविएशन दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को दिया गया है सोशल जस्टिस। प्रहलाद जोशी को दिया गया है कंज्यूमर अफेयर्स। जुएल ओराम को दिया गया है ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, गिरिराज सिंह के पास टेक्सटाइल मंत्रालय है। अश्विनी कुमार वैष्णव जी जो हैं उनको क्या दिया गया है, रेलवे इंफॉर्मेशन। ये जो पिछली बार की तरह ही अश्विनी वैष्णव जी के पास इस बार भी रेलवे है। बदलाव किसमें किया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया में। उनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है, अभी वो पिछले टेन्योर में आई थिंक जो एविएशन सिविल एविएशन वाला था डिपार्टमेंट उनके पास था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिपार्टमेंट दिया गया है। भूपेंद्र यादव की बात की जाए तो एनवायरनमेंट, ये पिछली बार भी इनके पास था, इस बार भी एनवायरनमेंट जो है वो इन्हीं को दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में कल्चरल टूरिज्म है। साथ के साथ में अन्नपूर्णा देवी, इनको एक तरीके से सुषमा स्वराज जी से इनकी तुलना की जाती है, साउथ की सुषमा इस तरीके से बोला जाता है। तो अन्नपूर्णा देवी जी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है वो भी, और ये किसको दिया गया है, अन्नपूर्णा देवी जी को दिया गया है। ठीक है, किरण रिजिजू जो है वो पार्लियामेंट अफेयर संभालेंगे। हर्षदीप पुरी जो है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मनसुख मांडविया जी जिनको पास पहले जो क्या थी हेल्थ मिनिस्ट्री थी, उनको अभी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट दिया गया है। जी कृष्णा रेड्डी को कोल दिया गया है। चिराग पासवान को फूड एंड प्रोसेसिंग दिया गया है। सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशली आपको कुछ चीज़ें जो बदली नहीं हैं, स्पेशली जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 नाम आपको याद करने हैं जो अलायंस पार्टी से आते हैं, जैसे कि चिराग पासवान हो गए या फिर जो एचडी कुमारस्वामी हो गए,
उनको याद कर लीजिए। जीतन राम मांझी जी को MSME दिया गया है, ये याद कर लीजिए। शिवराज सिंह चौहान को इस बार एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। आप याद कर लीजिए जो वुमेन एंड हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट है वो अन्नपूर्णा देवी जी को मिला है। तो जो स्पेशल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके एटलीस्ट आपको क्या मंत्रियों के नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा यहाँ से PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको हमने डिस्कस किया है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैबिनेट को लेकर के पिछले 2 दिनों से हमने डिस्कस किया हुआ है, तो वो रिपीटेशन नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये जो है GS पेपर 2 से रिलेटेड है और यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, PM किसान निधि के बारे में। ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट है जो कि किसानों को दी जाती हैं उनके एक तरीके से काम के लिए, एग्रीकल्चरल काम के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अभी जो है PM किसान निधि की लगभग जो 17th इंस्टॉलमेंट यानी कि 17वीं जो इंस्टॉलमेंट है वो दी गई है। कितने रुपए दिए जाते हैं इसमें, तो लगभग 6000 रुपीज़ जो हैं वो किसानों को दिए जाते हैं ऑन एन ईयर, ठीक है। और इसमें जो है 17th इस बार इंस्टॉलमेंट जो है वो किसानों को मिल रही है, ठीक। यहाँ से फ़ायदा कितने किसानों को हो रहा है, तो लगभग 9.3 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको इसके थ्रू फ़ायदा होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर जो PM किसान निधि को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या PM किसान निधि, इसका कब इसको स्थापना की गई थी, कब ये लेकर के आया गया था, तो Feb 2019 में PM किसान निधि शामिल की गई थी या इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसमें प्रति वर्ष जो है आपको 6,000 का जो है वो क्या दिया जाता है, DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू 6,000 रुपीज़ आपको पर ईयर दिए जाते हैं और ये पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, ठीक है। 2-2 हज़ार करके। जैसे आपको मालूम है रबी की फसल होती है, जायद की फसलें होती है जो गर्मियों में 2 महीने चलती हैं और फिर आपकी खरीफ की फसल होती है। तो इन तीनों फसलों के लिए क्या किया जाता है, 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट 3 बार में करके साल में 6,000 रुपये PM किसान निधि के थ्रू आपको दिए जाते हैं, ठीक है। प्रमुख विशेषता मैंने बता दी, 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं किसके थ्रू, DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में ये पैसा पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करप्शन की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम यानी कि 0 हो जाती है, ठीक है। पात्रता कैसे किसानों को ये मिल सकती है, तो जिनके पास में 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, जिन किसानों के पास में 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। स्पेशली ये छोटे और सीमांत किसान होते हैं, ठीक है। जिनके पास में छोटे किसान, सीमांत किसान क्या होते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर या मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा की ज़मीन है तो फिर वो बड़े किसानों में आ जाते हैं। तो छोटे और सीमांत किसानों को ये PM किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो जो भी पैसे हैं वो डायरेक्ट मिलते हैं, आपको पता चल गया। यहाँ पर पंजीकरण के लिए क्या माध्यम हो सकते हैं, तो ये पोर्टल बनाया गया है, PM किसान पोर्टल बनाया गया है। इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, स्थानीय कॉमन जो चॉइस सेंटर होते हैं वहाँ पर जा कर के आप क्या कर सकते हैं, चॉइस सेंटर के थ्रू इस PM किसान पोर्टल पे जा कर के फॉर्म सबमिट करके और एक तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी दिखा सकते हैं। जो भी इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आप सबमिट करके इस PM किसान सम्मान निधि को पाने के पात्र हो जाते हैं। एम क्या होता है इन सारी चीज़ों का, बेसिकली यही कि हमारे यहाँ पे मालूम है किसानों की स्थिति क्या है। हर साल बहुत सारे किसानों के सुसाइड से रिलेटेड केसेस आते हैं, मॉनसून की वजह से या फिर मौसम ख़राब है, क्लाइमेट चेंज या फिर हीट वॉर्म की वजह से, हीट वेव की वजह से क्या होता है, जो फसलें होती हैं बहुत उनको नुकसान होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, किसानों की स्थिति ऐसे भी बहुत ख़राब होती है, उनके पास फाइनेंस का, वित्त का बहुत ज़्यादा ज़रिया नहीं होता है और फिर क्या होता है, उनकी खेती जो है हैम्पर होती है। खेती हैम्पर होगी तो फिर हमारा जो टोटल जो साइकिल है, फूड साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब होता है, तो इकोनॉमी को भी इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारी सब्सिडी वगैरह देती है या फिर इस तरीके के आपको सम्मान निधि वगैरह चीज़ें, फंड वगैरह दी जाती है, सो दैट किसानों को क्या हो सके, बीज खरीदने के लिए, बेसिक जो खेती किसानी के लिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो कहीं से भी ख़त्म ना हो और वो चीज़ें मिलती रहेंगी तो किसान अपनी खेती आराम से करते रहेंगे। ये जो एम होता है इन तरीके की योजनाओं का होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पहले तो कार्यान्वयन कौन करता है, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका होती है। एग्रीकल्चर आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करती है समय समय पर एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार की पहल सबसे पहले तो वित्त पोषण करना। राज्य सरकार की भूमिका क्या होती है, जितने भी किसान होते हैं उनको पात्र किसान परिवारों की पहचान करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारे यहाँ पे, हमारे स्टेट में इतने सारे किसान हैं जो कि इस
क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके क्या करती है, 6,000 रुपये के इंस्टॉलमेंट के थ्रू उनको देती है। ठीक है, फ़ायदे क्या हैं, यही सारी चीज़ें होंगी कि आय सहायता मिलेगी, गरीबी में कमी आएगी और कृषि विकास होगा। ठीक है, अगर चुनौतियों के बारे में देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि गांव के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। चॉइस सेंटर अभी हर ज़िले में, हर गांव में खुल गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं बेसिकली। अब तो उनके बच्चे वगैरह, फैमिलीज़ वगैरह पढ़ रहे हैं बहुत, लेकिन जो किसान होता है वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होता चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बारी वो पहचान कराने में या फिर इंक्लूज़न में उस पॉलिसी के वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। दूसरी बात की जाए, अवेयरनेस की कमी, यही है। तीसरी बात है कि कार्यान्वयन में बाधाएं आती हैं। बाधाएं कैसे है कि योजना का सफल कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र की और राज्य की। और सपोज़ अगर दोनों के बीच में एक तरीके से इक्वल फिल नहीं है या फिर एक तरीके से बोलना चाहिए रिलेशन सही नहीं है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो फिर सफ़र किसको करना पड़ता है, किसानों को। जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वेस्ट बंगाल होगा या फिर और भी जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की एक तरीके से क्या है, सरकार है, तो वहाँ पर क्या होता है, जनरली सेंट्रल लेवल पे अगर बीजेपी पार्टी है तो वहाँ से कोई स्कीम निकल के आती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं, जो कि नॉन बीजेपी पार्टी के होते हैं, वो मना कर देते हैं उन स्कीम्स को अपने यहाँ लागू करने से। तो उससे नुकसान किसको होता है, मोर और लेस जो है ओवरऑल नुकसान जो है वो किसानों को होता है। फिर ये बात अलग है कि वो स्टेट फिर अलग से अपनी स्कीम्स वगैरह चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में जब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो फिर इस तरीके की बाधाएं आती है। ठीक है, तो आई होप आपको किसान सम्मान निधि के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देखी। स्टार्ट कब हुआ था ये याद रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट में होता है 2019 या 20, तो फेब 2019 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बात की जा रही है किसके बारे में, नेशनल फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर बात स्पेशली कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक तरीके से एलिगेशन लगाया है कि ये जो पूरा साल है वो 2021 की जनगणना का साल है, लेकिन अभी तक जनगणना की प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगभग 40 करोड़ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको क्या हो रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, फूड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर ये सेंसेस हो, क्योंकि 2011 की जनगणना में जितनी पॉपुलेशन थी, अभी हमने चाइना को भी बीट कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में, तो डेफिनेटली ये जो नया सर्वे आएगा उसमें पॉपुलेशन जो है वो बढ़ करके आएगी। मतलब बहुत सारे लोग जो होंगे वो क्या होंगे, नए होंगे, कई सारे जो होंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, नए आंकड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट किनको फूड मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, फूड सिक्योरिटी उनको मिल रही है या नहीं, इसके बारे में पता चलेगा। कब पता चलेगा, जब सेंसस कंडक्ट होगा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि सेंसस कंडक्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि कई राज्यों ने इस बार जातिगत जनगणना यानी कि सर्वे करवाया था। सबसे पहले तो बिहार ने शुरू किया था, उसके बाद फिर राजस्थान ने भी बोला था कि हम भी इसी तरीके से कास्ट बेस्ड सर्वे कराएंगे। ठीक है, सर्वेक्षण, सर्वे और जनगणना, सेंसस अंतर है। सेंसस जो है वो केंद्र सरकार कंडक्ट कराती है, सर्वे जो है वो स्टेट भी करवा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेट्स ने जो है कास्ट बेस एक तरीके से सर्वे कराने का बोला। यहाँ से चीज़ें निकल करके आई कि ओबीसी कितने हैं, एसटी कितने हैं, एससी कितने हैं, जनरल कैटेगरी के लोग कितने हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट इसका फेवर में भी चीज़ें आई, इसके अपोज में भी चीज़ें आई। पॉइंट फेवर में ये रहा कि अगर हमें मालूम हो कि अलग अलग सेक्शन से कितने लोग आ रहे हैं, अगर हमें मालूम है कि मार्जिनलाइज सेक्टर्स जो एसटी एससी हैं वहाँ से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो हम उनके लिए और ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लगे कि उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उनकी पॉपुलेशन कम है, तो फिर हम उस हिसाब से अपनी पॉलिसी में चेंजमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ बात की जाती है ओबीसी की, तो ओबीसी में एक मुद्दा ये है कि ओबीसी में बहुत सारी सब कैटेगरीज़ हैं और इनमें कई सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, जिनको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर वो बात की जाए हेल्थ सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी की, क्योंकि ओबीसी में भी कई कैटेगरीज, कई परिवार ऐसे हैं, समुदाय ऐसे हैं जो काफ़ी संपन्न हैं। वो अलग बात है कि कभी आप जाट और गुर्जर को भी देखेंगे कि वो लोग भी हरियाणा वगैरह में रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो जबकि वो बेसिकली माने जाते हैं कि वो काफ़ी संपन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो इसीलिए बात की गई है कि पहली बात तो बाकी ये जो स्टेट्स हैं इनसे एक तरीके से एग्जाम्पल लेकर के इस बार की जो जनगणना हो उसमें ओबीसी वगैरह के लिए भी क्या हो, सर्वेक्षण इस हिसाब से किए जाए, सो दैट हमें पता चले कि वाकई में कितने लोगों को ज़रूरत है स्कीम्स की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, और उस हिसाब से हम क्या कर सकें, सही नीति बना पाएँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मान लीजिए आपको मालूम है
कि इतने लोग ओबीसी में आ रहे हैं और इतने लोग संपन्न फैमिली से आ रहे हैं, इतने लोगों को ज़रूरत है खाना की या फिर फूड सिक्योरिटी, अनाज की, इन सारी चीज़ों की। तो हमारा जो फूड का वेस्टेज है वो भी बचेगा, साथ के साथ में जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उन लोगों से हम चीज़ें निकाल करके जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में उन तक हम चीज़ें प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के ये पूरा न्यूज़ आया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है हमारा उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि पूरी बात तो यही के लिए हो रही है कि लगभग 14 करोड़ लोग अभी जो है ऐसे जो कि सेंसस ना होने की वजह से फूड सिक्योरिटी से जूझ रहे हैं, इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए NFSA की, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, तो कब आया है ये? 2013 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ये एक्ट बना है 2013 में। इसमें बेसिकली क्या है कि बहुत ही मिनिमम रेट पे, बहुत ही 1 रुपये 2 रुपये की कीमतों पे चावल और दाल जो है, अनाज जो है वो गरीब परिवारों को, BPL फैमिलीज़ को मिलता है। ठीक है, सो दैट उनको एटलीस्ट भूख की वजह से कोई भी इंसान ना मरे, यहाँ पर ये इंश्योर करने का काम इस एक्ट का है। ठीक है, बात कर लेते हैं इस एक्ट के तहत। यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है आपके लिए, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। पूछा जाता है कि इस एक्ट के तहत में ग्रामीण आबादी में 75% लोगों को कवर किया जाता है और शहरी आबादी में 50% लोगों को कवर किया जाता है। ठीक है, अगर इस तरीके से स्टेटमेंट बने बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लाभार्थियों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन सा? एक तो प्राथमिकता वाले परिवार यानी कि PHH होते हैं। ठीक है, PHH फैमिली होती है, और दूसरे अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार यानी कि AAY। ठीक है, तो अंत्योदय योजना वाले AAY और दूसरे PHH यानी कि प्राथमिकता वाले परिवार, तो इन 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। ठीक है, जो PHH परिवार होते हैं उनको प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो खाद दिया जाता है, मतलब कि 5 किलो अनाज जो दिया जाता है किसको? जो PHH फैमिली यानी कि प्राथमिकता प्राप्त फैमिली है। ठीक है, और जो AYY होते हैं, जो अंत्योदय योजना के अंदर आते हैं, वो सबसे गरीब लोग माने जाते हैं और उनको प्रति परिवार जो है वो 35 किलो का अनाज दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बने, आपको मालूम होना चाहिए 2 कैटेगरी है। PHH में 5 kg का राशन मिलता है, और जो आपको AA यानी कि अंत्योदय योजना के तहत जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब माने जाते हैं, इनको 35 kg जो राशन है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, 2 रुपये 3 रुपये इस तरीके से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि इसके तहत चावल जो है 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं जो है वो 2 रुपये प्रति किलो। ठीक है, यहाँ पर मेनली इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये एक्ट आया है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर लिया गया है। क्या? वुमेन एम्पावरमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए और परिवार में महिलाओं की स्थिति को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए जितने भी राशन कार्ड हैं वो घर की जो मुखिया होती है, जो बड़ी एक मुखिया है जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, उसके नाम पर राशन कार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी एक योजना है। साथ के साथ इसमें बात की जाती है कि जो महिलाएं और बच्चे होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या फिर जो एक तरीके से स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको एक तरीके से गर्भावस्था के दौरान या फिर बच्चे के जन्म का जो टेन्योर होता है उसमें पोषण से युक्त न्यूट्रिशियस जो फूड है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली योजना है वो यही है कि जितने भी हमारे यहाँ पे BPL फैमिलीज़ आती हैं या फिर ऐसी फैमिलीज़ आती हैं जो डे टू डे लाइफ में अपने जो फूड सिक्योरिटी को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, नीड्स को अपनी फुलफ़िल नहीं कर पा रही है रिलेटेड टू फूड, उनको फुलफ़िल करना जो नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका एक तरीके से उद्देश्य है। याद रखिएगा 2013 में इसको बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर मालूम है कि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ हाईलाइटेड है। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? जम्मू कश्मीर के बारे में। वहाँ पर तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी अटैक हुआ है, बस खाई में गिरी, वहाँ पर आतंकी अटैक हुआ, लगभग 9 लोगों की जो है वो जान चली गई है। ऑलमोस्ट 33 से ऊपर के लोग जो हैं वो क्या है, इंजर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुद्दा निकल के आया है किसको लेकर के, कि जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी है उसके लिए जितने भी सरकार ने अभी तक वादे किए हैं 2019 के बाद से, आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जितनी भी चीज़ें हुई हैं, क्या वाकई में गवर्नमेंट जो बोल रही है वहाँ पर चीज़ें हो पाई हैं सही से या नहीं हो पाई है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तौयबा से रिलेट करके देखा जा रहा है। साथ के साथ में इसमें यह भी चीज़ निकल करके आई है कि कुछ जो लोकल लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उन लोगों ने एक तरीके से क्या किया है, इन्फॉर्मेशन दी है आतंकियों को और फिर जा कर के ये सारी चीज़ें हुई हैं। इट मीन्स ये है, कहने का मतलब ये है
कि ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लेकर आई, ये जो एक्ट आया और एक तरीके से आर्टिकल 370 हटा, तो कहीं ना कहीं अभी वहाँ पर कई लोग, कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके मन में इसको लेकर के एक डाउट की स्थिति है, वो खुश नहीं है और इस वजह से इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो बात की गई है कि गवर्नमेंट को इस दिशा में बहुत ज़्यादा और सोचने की ज़रूरत है। जो एक तरीके से कम्युनिटी है जो इससे नाखुश है, उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और जॉब एक्चुअल मीनिंग में, सही मायने में वहाँ पर पहुँचाने की ज़रूरत है। एजुकेशन के ऊपर, साथ के साथ में सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देने की और ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट इस तरीके का थ्रेट निकल करके ना आए। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए ये जो है एक तरीके से न्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश दुनिया में कोई मुद्दा चल रहा है और हमें बिल्कुल भी उसके से वास्ता ना हो या हम बिल्कुल भी उसके बारे में अवेयर ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, अगली न्यूज़ बात कर रही है पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन लिंक्ड टू 135 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स ओवर 4 डिकेड्स। तो यहाँ पर बात की जा रही है 1980 से लेकर के 2020, यानी कि लगभग 40 साल, यानी कि 4 डेकेड्स के अंदर में जो डाटा निकल करके आया है, वहाँ पर बताया गया है कि 135 मिलियन जो प्री मेच्योर डेथ्स हैं, यानी कि जो 5 साल की उम्र पूरी करने से पहले या फिर नवजात जो बच्चे होते हैं, उनकी जो डेथ्स है वो कितनी हो गई है, 135 मिलियन पहुंच गई है। किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। और एयर पोल्यूशन में भी सबसे ज़्यादा किसका हाथ है? तो जो पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 है, इसका सबसे ज़्यादा हाथ है। इसके बारे में एक सर्वे कंडक्ट कराया गया है। तो सबसे पहले सर्वे किसके द्वारा कराया गया है? सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एक तरीके से वर्ल्ड वाइड ये सर्वे किया और ये निकल कर के आया कि पूरे विश्व में एयर पोल्यूशन की वजह से इतने सारे प्री मैच्योर डेथ्स हो रहे हैं। तो आंकड़ा आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात यहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी कि PM 2.5 की गई है। तो PM 2.5 क्या होता है? जो पॉल्यूशन के कण होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, उसमें बहुत ही छोटा सा हिस्सा, बहुत ही छोटे आकार का हिस्सा, जो कि आप सांस के थ्रू इनहेल करके आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में चले जाते हैं, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो डेथ्स हो रही हैं। और ये मेजरली निकलते कहाँ हैं? तो ये जो एमिशन है वो आपके फायर से निकलेगा, व्हीकल से निकलेगा, इंडस्ट्री से निकलेगा। इस तरीके से ये जो PM 2.5 है, ये बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जो कि आपके आसपास के एरिया में ही, आपके आसपास के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो डे टू डे लाइफ में आप चीज़ें, संसाधन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से होते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर डेथ्स हो रहे हैं। इसके बारे में बात की गई है। ये पूरा ग्लोबली जो है वो डाटा निकल करके आया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा कंसर्न है ये। हमारे इंडिया में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे अगर हम जब भी एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, कैपिटल्स की बात की जाती है, तो चाइना कभी आगे होता है, कभी दिल्ली आगे होता है। इस तरीके से अभी जो रिसेंट डाटा आया है उसमें आप बात करेंगे, अलग अलग 2-3 एयर पोल्यूशन को लेकर के डाटा आते हैं। तो किसी में आपको बांग्लादेश का जो ढाका है वो मोस्ट पोल्यूटेड दिखेगा, बाकी मोर और लेस ओवरऑल आपको चाइना या फिर इंडिया, इनके कैपिटल्स ही आपको पॉल्यूटेंट में दिखाई देंगे। इस एडिटोरियल में भी बोला गया है कि सबसे ज़्यादा PM 2.5 का एमिशन कहाँ पर हो रहा है, तो वो आपको दिखाई देगा कि अकेले जो 98 मिलियन जो लोग हैं, उनकी डेथ्स जो हो रही है वो चाइना और इंडिया से निकल करके आ रहे हैं। बाकी कंट्रीज़ की मान लीजिए इस 135 में केवल और केवल 98 मिलियन जो हैं वो अकेले चाइना और इंडिया से निकल के आ रहे हैं। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा ही PM 2.5 का एमिशन कर रहे हैं। इसके बारे में ये पूरा डाटा निकल के आया। तो दूसरी बात ये है कि पॉपुलेशन वाइज भी हम बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ पे व्हीकल्स का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रीज़ भी हमारे पास अच्छी खासी है, इस वजह से ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से निकल कर के आ रहा है। लेकिन इसके बहाने ये नहीं होने चाहिए, इसके लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को मिटिगेट किया जा सकता है, इसके ऊपर में बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नासा ने भी सैटेलाइट के थ्रू एक तरीके से इमेजिंग की थी और वहाँ पर पॉल्यूटेंट को सैटेलाइट इमेज के थ्रू निकालने की कोशिश की गई है, जिसमें इसी तरीके के आंकड़े निकल कर के आए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये आंकड़ा सर्वे किसने जारी किया है, और ये 135 मिलियन का जो आंकड़ा है इसको याद रखिएगा, और स्पेशली इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में 98 मिलियन का जो एक आंकड़ा है इसको भी याद रखिएगा। आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, चलते हैं आगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किसके बारे में बात की जा रही है, ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स के बारे में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 लोगों का ये जो ग्रुप है, स्टार्टिंग में केवल 4 थे, बाद में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया। तो ब्रिक्स ग्रुप में अभी क्या हो रहे हैं, कुछ नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। कौन कौन हुए हैं, पहले तो इजिप्ट, दूसरा है ईरान, तीसरा है यूएई, फिर सऊदी अरब और इथोपिया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम पूछा जा सकता है कंट्रीज़ का, ठीक है। तो मिस्र, उसके बाद आपको ईरान दिखाई देगा, फिर आपको सऊदी अरब दिखाई देगा, उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, इथोपिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंट्रीज़ जो हैं जिनको ब्रिक्स में अभी शामिल किया गया है एज अ मेंबर, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। यूएई और ईरान, सऊदी अरब, ये सारे जो हैं वो आपके नए ब्रिक्स कंट्रीज़ के नाम हैं, ठीक। तो अब 5 से ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है फिलहाल। और 2023 में इनको शामिल किया गया था, उसके बाद से 2024 में ब्रिक्स की पहली बैठक होने जा रही है, जब इतने सारे मेंबर्स जो हैं वो नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। दूसरी बात, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिक्स की इस बार की मीटिंग होस्ट कौन कर रहा है, तो रशिया जो है वो इसकी मीटिंग को होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, रूस में इस बार की ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है और उसमें ये सारे जो नए कंट्रीज़ हैं वो शामिल हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ब्रिक्स की थोड़ी सी अगर इंपॉर्टेंस के बारे में देखें तो सबसे पहले मैंने बताया कि ब्रिक्स जो है वो 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद में अभी 5 और लोग जोड़ गए हैं इसमें, जिसमें कौन कौन, ब्रिक पहले था, ये मैंने पहले बता दिया, बाद में उसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हर जो सदस्य है उसका एक अलग इम्पॉर्टेंस है और हर सदस्य को एक तरीके से इम्पॉर्टेंस दे करके चलता है ये, ठीक है। इसमें आपको ब्राज़ील दिखाई देगा जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, देश है। उसके बाद में रशिया की बात की जाएगी तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, भूमि के हिसाब से, लैंड के हिसाब से देखा जाएगा तो रशिया जो है वो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। उसके बाद में भारत अगर बात करेंगे तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल के रिसेंट डाटा के हिसाब से चाइना था, ठीक है। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश चाइना और इंडिया दोनों हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो ब्रिक्स का एकमात्र अफ्रीकी सदस्य है ये, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। बाकी सारे आपको रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, भारत, चाइना, ये सारे आपको दिखाई देंगे। और जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है वहाँ से केवल और केवल दक्षिण अफ्रीका ही आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इन सारी चीज़ों को। अब अगर बात की जाए कि काम क्या होता है इस ब्रिक्स ग्रुप का, तो सबसे कोई भी कम्युनिटी, कब कोई भी ग्रुप बनती है तो एक ही मेजर चीज़ें होती हैं, बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलैटरल रिलेशन इस्टेब्लिश करना टुवर्ड्स इकोनॉमी, टू बेटर इकोनॉमी, साथ के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और हर फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, हेल्थ के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, अच्छा बेटर काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिक्स का भी उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों में आर्थिक सहयोग बनाने का, विकास करने का, आपसी चिंता के बीच में जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको किस तरीके से लेकर के चलना है, इसके बारे में बात करने का। वैश्विक मुद्दे कहने का मतलब क्या है, ब्रिक्स में रशिया भी दिख रहा है आपको, चाइना भी दिख रहा है। चाइना और रशिया ओवरऑल कंट्री से अभी बाइकआउट चल रहे हैं। यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, यूक्रेन और रशिया के रिलेशन की वजह से, उनके जो वॉर चल रही है उसकी वजह से। तो यहाँ पर वैश्विक जो टॉपिक्स हैं, ग्लोबल जो टॉपिक हैं, मुद्दे हैं, उसको किस तरीके से लेकर के चलना है, साथ के साथ कल्चर और आपका टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को किस तरीके से एक दूसरे को शेयर करना है, टेररिज्म, इन सब को लेकर के बात करने के लिए ब्रिक्स ग्रुप जो है वो आया है। अब ब्रिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि इकोनॉमी में, जीडीपी में वर्ल्ड की या फिर पॉपुलेशन वाइज कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में तो सबसे पहले 2009 में ये बना था, 2009 में बना था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका शंघाई यानी कि चाइना में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ठीक है। अगर बात की जाए, स्टार्टिंग में ब्रिक्स थे, उसके बाद में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील इसका नाम था, ठीक है। बाद में चल के इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो भी जुड़ गया। अगर भी बात की जाए कि कितने शेयर्स हैं, तो ब्रिक्स जो है वो 41% ग्लोबल पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूट करता है। तो पॉपुलेशन वाइज देखा जाए अगर, तो कितना पॉपुलेशन वाइज अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 41% दिखाई देगा, ठीक है।
साथ में अगर आप देख लीजिए जीडीपी वाइज, तो ग्लोबल जीडीपी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है ये, तो 24%। जितने भी आंकड़े हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में कोट करने के काम आएंगे। तो जीडीपी का 24%, साथ के साथ में अगर बात की जाए कि ग्लोबल ट्रेड का, तो जीटी यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ग्लोबल ट्रेड का कितना परसेंट शेयर करते हैं ये, तो विश्व के ट्रेड यानी कि व्यापार का 16% जो है वो अकेले रशिया जो ब्रिक्स ग्रुप है वो क्या करता है, शेयर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। साथ के साथ में अगर बात की जाए कि बाय 2028 ब्रिक्स से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 30% ग्लोबल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया को ब्रिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस क्यों देना चाहिए, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि 2028 तक ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबल जो ट्रेड है या फिर इकोनॉमी है उसमें 35% का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसलिए ब्रिक्स के ऊपर में ध्यान देना इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इन सारी चीज़ों को। सारे टॉपिक्स के ऊपर में हमने बात कर ली, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसमें 5 कंट्रीज ऐड हो रही है उसको भी देखा, और ब्रिक्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी उसको देखा है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 के लिहाज से। यहाँ पर बात स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात की जा रही है। तो स्पेशल स्टेट जो है उसके बारे में बात की जा रही है, स्पेशली किसके बारे में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, किसको, आंध्रा को। ठीक है, तो क्या होता है ये एससीएस, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बात तो आंध्रा के बारे में की जा रही है, लेकिन हम देखेंगे कि कौन से राज्य होते हैं जिनको कौन सी क्राइटेरिया होते हैं जिनके थ्रू पे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है कि 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश के लिए और तेलंगाना के लिए एक एक्ट बना था। इसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। जब ये एक्ट बना उसके बाद में तेलंगाना आंध्रा से अलग हो गया। फिर वहाँ पर मांग हुई, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं, जब भी किसी स्टेट का एक तरीके से पार्टीशन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले झारखंड और बिहार की, तो जब बिहार से निकल करके झारखंड आया है, तो जितने भी बिहार के दक्षिणी एरिया में जितने भी प्लेटू वगैरह वाला एरिया था वो झारखंड में चला गया। तो झारखंड जो है वो रिसोर्सेज के मामले में बिहार से ज़्यादा एक तरीके से क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, इस वजह से जो टाटा प्लांट्स होते हैं, जो स्टील प्लांट्स हैं, वो झारखंड में ज़्यादा बने हुए हैं। इंडस्ट्री के मामले में बिहार थोड़ा सा पीछे हो जाता है। यही जो मुद्दा है वो आंध्रा और तेलंगाना से निकल कर के आया। 2014 के बाद में कई सारे रिसोर्सेज तेलंगाना के पास चले गए, तो आंध्रा को रेवेन्यू जनरेशन में एक तरीके से बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा मुद्दा है वो हाईलाइटेड हुआ। लेकिन 2014 से पहले तक आंध्रा को स्पेशल स्टेट दर्जा देने की बात हो रही थी, बट 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पीछे चली गई। उसके बाद 2019 में आंध्र प्रदेश अपने अमरावती कैपिटल को डेवलप करना चाहता था, बट अगेन जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला मुद्दा फंस गया। रेवेन्यू और फंड की कमी की वजह से ये जो पूरा मुद्दा है रुक गया। लेकिन अब जो है चंद्रबाबू नायडू सीएम बनने जा रहे हैं, 4th टाइम वो सीएम बनने वाले हैं, और इसके बाद में वो कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश को एटलीस्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिला दिया जाए। और अभी मुद्दा इसलिए भी ज़्यादा गरमाया है क्योंकि एनडीए अलायंस में बीजेपी के पास में बहुमत के हिसाब से 240 ही सीटें हैं, और अलायंस उनका चंद्रबाबू नायडू के साथ में है, तेलुगु देशम पार्टी के साथ में है। तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, अभी अच्छा मौका है उनके लिए, इसके बारे में भी बात हो रही है। ठीक है, दूसरी बात अगर हमें की जाए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट होता क्या है, किन बेसिस पे किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आंध्रा के बारे में बात की जाए तो 5th फाइनेंस कमीशन जब आया था तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी दर्जा देने से मना कर दिया था। उसके बाद में जब 15 फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह जी आए थे, उन्होंने भी कुछ सारी चीज़ें बोली थी, बट उन्होंने ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि जो 5 क्राइटेरिया है केवल उसी के बेस पर ही किसी स्टेट को दिया जाएगा स्पेशल कैटेगरी का दर्जा। अगर कोई स्टेट जो है वो रेवेन्यू के मामले में जूझ रहा है, जिसके पास राजस्व की बहुत कमी है, तो भी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इस बारे में सोच सकती है। इस वजह से अभी जो है आंध्र प्रदेश के लिए डिमांड बढ़ रही है। वो 5 क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो है 5 क्राइटेरिया ये होते हैं कि जिस भी स्टेट को अगर स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देना है, तो पहली बात तो ऐसा होना चाहिए कि वो एरिया पॉपुलेशन में कम डेंसिटी होनी चाहिए, जहाँ पर लोग ही कम हैं, यानी कि रिसोर्सेज कम है, एक तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड कम है। दूसरी बात यह है कि अगर वो एरिया जो है पहाड़ी एरिया है, जहाँ पर आप इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगा सकते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी
का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एरिया है, वहाँ पर ट्राइबल आबादी बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या किया जा सकता है, स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मामले में बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो कोई भी इस तरीके का सीन जो है आंध्र प्रदेश से निकल करके नहीं आता है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने से एक तरीके से रोक लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट डज आंध्र प्रदेश नॉट क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्राइटेरियाज़ हैं ट्राइबल नहीं है, पहाड़ी एरिया इतना ज़्यादा भी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर एक और एक मात्र केवल और केवल क्या है, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार, जो कि 1969 में आई थी, उनके अनुसार ये है कि आंध्र प्रदेश को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पास में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज है वो सफिशियंट है। बट NK सिंह के अनुसार अगर मान लीजिए रेवेन्यू का बहुत सोर्सेज नहीं है या फिर कम है, तो एक बार को सोचा जा सकता है। इसलिए आंध्र प्रदेश का मुद्दा हमेशा बीच में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 फैक्टर्स की जो मैंने बात की कि कौन कौन से बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी मिलती है, तो यहाँ पर स्टेट दैट कंप्रोमाइज मेजॉरिटी ट्राइबल, दूसरी बात है लो डेंसिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तीसरी बात है हिली स्टेशन यानी कि पहाड़ी एरिया होना चाहिए, और साथ के साथ में अगर किसी स्टेट का इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर हो रहा है, तो साथ के साथ में स्टेट दैट हैव सोशियो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी कि सामाजिक आर्थिक लेवल पे या फिर इंडस्ट्री के मामले में अगर बैकवर्डनेस है, इंटरनेशनल जो बाउंड्री वो कोई स्टेट जो है वो शेयर करता है, तब जा करके अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। अब आंध्र प्रदेश के साथ तो ऐसा कोई सीन है नहीं। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन बने कि एट प्रेजेंट कौन से स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, सबसे पहले आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका पहाड़ी एरिया में, जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर, साथ के साथ जितने नॉर्थ ईस्ट के आपको स्टेट्स दिखाई देंगे, ये सारे जो स्टेट्स हैं इनको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ है। अभी फ़िलहाल आंध्र प्रदेश भी इसके बारे में बात कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या पूरा मुद्दा है और आंध्र प्रदेश को चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, कोalition गवर्नमेंट का वो फ़ायदा उठा पाते हैं नहीं उठा पाते हैं, वो देखने की बात है। फ़िलहाल जो भी टॉपिक था उसको एडिटोरियल के थ्रू हमने अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की जा रही है इस एडिटोरियल में किसके बारे में, कॉन्फिडेंस इकोनॉमी को लेकर के। अभी के टेन्योर में, अभी के समय में लोगों की, हमारी जो जनता है उनकी क्या कॉन्फिडेंस है, क्या उनको ऐसा लगता है कि जॉब जो है वो अच्छी खासी है अभी, क्या उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, क्या उनको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ों को लेकर के ये जो चार्ट बेस्ड एक तरीके से एडिटोरियल है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। बोला गया है कि ये पूरा एक सर्वे कंडक्ट करवाया था किसने, आरबीआई ने जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे अभी रिसेंट में कंडक्ट कराया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है वो आरबीआई कंडक्ट कराता है। पहली बात तो ये यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ से निकल के क्या आया है, निकल कर ये आया है कि रिसेंट में अगर आप पिछले 2-3 दशक में देखेंगे, तब तो लोगों का एक तरीके से बहुत ज़्यादा विश्वास था कि हमारी जो इकोनॉमी है काफ़ी बूस्ट कर रही है। लेकिन अभी जो रिसेंट 2-3 महीनों के डाटा आए हैं उसमें बोला गया है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो अब थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमी को लेकर के लोगों में जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है 2-3 चार्ट्स के माध्यम से, देख लेते हैं क्या पूरा मुद्दा है। यहाँ पर बोला गया है चार्ट 1, पहली बात तो आंकड़ों के थ्रू थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चार्ट 1 में क्या बोला जा रहा है, चार्ट 1 में बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं मई 2021 में, तो मई 2021 से पहले जो स्थिति थी लगभग 38.1% का, अगर मान लीजिए देखा जा रहा था कि क्लाइमेट की वजह से, एम्प्लॉयमेंट वगैरह की वजह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके की रहने वाली है, या फिर इकोनॉमी से एक्सपेक्टेशन लोगों की कितनी ज़्यादा है, तो वो 38% से बढ़ी थी और मार्च तक आई थी 38.1%। लेकिन अगर हम मार्च के बाद में देखते हैं, यानी कि मार्च के बाद में अप्रैल मई वाला जो पूरा मंथ देखते हैं, तो ये 38% से घट करके 36.8% हो गया है। मतलब कि धीरे धीरे लोगों का जो इकोनॉमी के ऊपर से विश्वास है, कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। कारण क्या है कॉन्फिडेंस कम होने के, सबसे पहली बात तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो अनियन, पोटैटो वगैरह से रिलेटेड हो, वेजिटेबल से रिलेटेड हो, या फिर फ्रूट से रिलेटेड हो, साथ के साथ में क्रॉप्स वगैरह से रिलेटेड हो, तो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है। साथ दूसरी बात यह है कि जॉब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जॉब अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं,
कि जितने भी लोग हैं जो ऐसा सोच के चल रहे थे कि हमारे पास में जॉब के अच्छे माध्यम हैं, अच्छे हमारे पास रिसोर्सेज और स्कोप है, अब उनका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो घटता जा रहा है। साथ के साथ में अभी रिसेंट जब 3.0 का टेन्योर आया है, कोalition की गवर्नमेंट आई है, तो जब एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है तब लोगों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा होता है इकोनॉमी में। जब कोalition की गवर्नमेंट होती है तो हमेशा ये डर बना रहता है कि कभी भी अगर किसी भी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो फिर सरकार गिरने की स्थिति आ जाएगी, अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी और इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लोगों का कम होता जाएगा। तो चार्ट के थ्रू देखते हैं चार्ट 1 में क्या बात की जा रही है। द चार्ट 1 शोज द रिस्पॉन्ड ओपिनियन टू द इकोनॉमिक सिचुएशन व्हेन कंपेयर टू ईयर्स अगो पीरियड। तो पिछले कुछ सालों की तुलना में अगर हम देख रहे हैं कि ओपिनियन क्या है लोगों का इकोनॉमी को रिस्पॉन्ड करने का या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन को, तो हमने देखा कि पहले जो 38% मार्च तक पहुंचा था वो डिक्लाइन होकर के 36-37 पर आ गया है। मतलब कि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस जो है वो मई 24 आते आते तक थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए कम हुआ है। चार्ट 2 की अगर बात की जाए तो चार्ट 2 शोज रिस्पोंडेंट ओपिनियन ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू ईयर्स अगो बैक। तो अगर बात की जा रही है रोजगार के मामले में लोगों का क्या कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन की स्थिति दिखाई देगी मई 24 में। ठीक है, तो रोज़गार के मामले में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है उसके मामले में भी डिक्लाइन देखा जा रहा है। तीसरी बात अगर की जाए चार्ट 3 क्या शो कर रहा है, तो चार्ट 3 जो है वो बता रहा है व्यूज़ ऑन द प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज़ ओवर द ईयर। तो प्राइस लेवल जो कमोडिटी है यानी कि जो भी वस्तुएं जो हैं आपके गुड सर्विसेज जो भी आप टेक करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके प्राइजेस में अगर आप देख लेंगे कि क्या बात हो रही है तो यहाँ पर दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं प्राइजेस इंक्रीज़ हुए हैं और इसकी वजह से लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। दूसरी बात ये है चार्ट 4 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ओपिनियन ऑन करंट इनकम लेवल कंपेयर टू 11 ईयर अगो। तो यहाँ पर आज के डेट में जो इनकम लेवल है उसकी पिछले जो कई सालों से अगर तुलना की जा रही है तो वहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि भले इनकम लोगों की बढ़ जाए लेकिन महंगाई की वजह से क्या हो रहा है वो बात बराबर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का इकोनॉमी के ऊपर से कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर आंकड़ों के थ्रू बात बोली गई है कि जो पहले 25.5% रह रहा था, कभी वो 32% था, वो आज आकर के कितना हो गया है 25.5 पे हो गया है। इस तरीके से अलग अलग चार्ट में आंकड़ों के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और मोर और लेस ये बात बोली गई है कि आरबीआई का ये जो सर्वे आया है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं, फेलिंग जो इनकम है, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ के साथ में लोगों का इकोनॉमी के ऊपर में कॉन्फिडेंस बना रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो ही आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। इकोनॉमी आपकी अच्छी ग्रो करेगी, एक होप रहेगी, तभी जा कर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं समझेगा इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अगला जो ये एडिटोरियल है ये बात कर रहा है किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। स्पेशली किस रीज़न की बात हो रही है, तो जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो सी लेवल सरफेस वाले एरियाज़ हैं या फिर जो आइसलैंड कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात की जा रही है। बात क्या की जा रही है, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन की मीटिंग हुई थी कब, मई 21, 2024 में, यानी कि 21 मई को इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन की मीटिंग हुई है जिसमें एक आईटी लॉस की बात की गई है। आईटी लॉस क्या है, इसका नाम है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी डिलीवर्ड। तो सी जो है समंदर वाला जो एरिया है उसके लिए ये जो आईटी लॉस जो है वो बनाया गया है। दूसरी बात है इसी मीटिंग के अंदर में यहाँ पर एक कमीशन बनी, कौन सा कमीशन है वो, कोसिस। कोसिस का फुल फॉर्म क्या है, कोसिस का फुल फॉर्म है कमीशन ऑफ स्मॉल आइसलैंड स्टेट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर जो कोसिस है जो कि स्मॉल जो आइसलैंड कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ बनाता है और इसी ने ये आईटी लॉस बनाया है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाया है जो कि जितने भी सी सरफेस एरिया के आसपास रहने वाले जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से क्लाइमेट को ध्यान में रखकर या नहीं कर रहे हैं, इनके बारे में एक तरीके से ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है, सारे मामलों को एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना अगर कोई भी मुद्दा आता है क्लाइमेट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अनक्लॉज है हमारे पास, अनक्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो अनक्लॉज जो है वो सी एरिया को, समुद्री एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, यूनाइटेड नेशन की ये संस्था है और ये इस तरीके की मीटिंग वगैरह कराती है समय समय पर
और उसी में ये कोसिस और आईटी लॉज वगैरह बनते हैं। इनका मेजर पॉइंट, मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी आपके स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं या फिर सी लेवल वाले, सी एरिया वाले कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और राइज़ हो रहा है, टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, सी सरफेस लेवल बढ़ रहा है, तो इसको देखना। दूसरी बात है, मेन फोकस इस पूरी संस्था का होता है ग्रीन हाउस गैस को रोकने का। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ही जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण होते हैं। तो इन सारे एरियाज़ में इनको रोकने का काम जो है वो क्या है, करने का जो जिम्मेदारी है वो ये आईटी लॉज को दिया गया है। अनक्लॉज जो है वो एक तरीके से कोसिस 2021 में ही बना था और उसने ही एक तरीके से ये पूरा मुद्दा उठाया क्या कि जितने भी सी एरिया वाले कंट्रीज़ हैं या फिर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया था। तो ये पूरा मुद्दा अभी से नहीं चल रहा है, बहुत पुराने समय से चल रहा है। दूसरी बात ये है, बोला गया इस एडिटोरियल में कि क्यों ये ज़्यादा सी सरफेस लेवल वाले जो एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बोला जाता है कि जो सी ऑब्जॉर्व्ड करने की जो क्षमता है, समंदर की ग्रीन हाउस गैस ऑब्जॉर्व करने की जो क्षमता है वो लगभग 90% है। मतलब कि जितना भी हमारे वर्ल्ड में या फिर एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उसका 90% जो है ये सी जो होते हैं सरफेस यानी कि जो समंदर होता है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो सोचिए अगर 90% ग्रीन हाउस गैस का समंदर के पास में है तो फिर धीरे धीरे अगर उसको ढंग से कंट्रोल करके नहीं चला गया तो जब ये ग्रीन हाउस गैस आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो सी लेवल कितना ज़्यादा राइज होगा और इसके बाद में कितनी भयानक त्रासदी आएगी। दूसरी बात यह है, इसमें बोला गया है कि 2015 में जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था वहाँ पर बात की गई थी टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखने की। इस दिशा में काम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत किसकी है, ये जो आपके स्मॉल आइलैंड वाले एरियाज़ हैं या फिर सी सरफेस लेवल वाले एरियाज़ हैं उनको ठीक करने की, उनको मिटिगेट करके चलने की। हमारे पास यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर में बात करता है जिसको UNFCCC बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं और इन्हीं ने क्या किया था, जो COP21 करवाया था पेरिस में 2015 में यानी कि 2015 में, और फिर यहाँ पर ये जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बात की गई थी। तो बेसिकली ये जो एडिटोरियल है वो यही बात करता है कि ये जो आइस कोसिस बने हुए हैं या फिर कोसिस है या फिर आईटी लॉज हैं, इनके जो भी कंसर्न हैं उनको देखा जाए और अगर कोई भी कंट्री जो है वो इस तरीके से काम करती है जिससे ग्रीन हाउस एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो पर्यावरण को ध्यान में रख कर के चीज़ें नहीं कर रही है तो उनके ऊपर में एक तरीके से ट्रिब्यूनल में क्या करना चाहिए, मामला दर्ज कराना चाहिए और उनके ऊपर में स्ट्रॉन्ग जो है एक्शन लेना चाहिए। इसके बारे में ये जो पूरा एडिटोरियल है वो बात करता है। यहाँ पर बोला गया है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक मामला गया था नीदरलैंड की कोर्ट में, नीदरलैंड की सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंडा फाउंडेशन वर्सेस द नीदरलैंड का केस गया था जिसमें बोला गया था एक तरीके से यूरोपियन कन्वेंशन का एक तरीके से वायलेशन करने की जो है नीदरलैंड के ऊपर में क्या लगा था, चार्जेस लगा था और बोला गया था कि अगर ये सही तरीके से काम करते तो नीदरलैंड जो है वो 25% जो है वो ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकता था। 2020 में नीदरलैंड ने 25% ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस भी किया था। तो एक एग्जाम्पल के रूप में भी नीदरलैंड को लिया जा सकता है, लेकिन बाद में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही हैं। अब जो है कंट्रीज़ के आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें निकल के जा रही हैं, इस वजह से क्लाइमेट से रिलेटेड इतने मुद्दे निकल के आ रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा मुद्दा है। क्रक्स जो है इस एडिटोरियल का मिल गया। बेसिकली बात यही की जा रही है कि स्पेशली अगर फोकस करना है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सबसे पहले ध्यान ग्रीन हाउस गैस के ऊपर देना पड़ेगा। दूसरा ध्यान हमें समंदर एरियाज़ के आसपास के जो भी आइलैंड कंट्रीज़ है उनके ऊपर भी देना पड़ेगा। और तीसरा, ओवरऑल पूरे विश्व को हर अपने अपने लेवल पे ध्यान देने की ज़रूरत तो है ही, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो, चाहे वो कार्बन एमिशन के मामले में हो। ठीक है, अब चलते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में। ये जो टॉपिक है ये आपको बेसिकली एनवायरनमेंट से आपको लिंक करके देख लेना है, या फिर आप कहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं, इसको आप ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हैं। किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है एक आइलैंड में जो वॉल्केनो है उसके बारे में। तो ये दिख रहा है वॉल्केनो इरप्शन यहाँ से हुआ है और ये पूरा लावा जो बह करके आ रहा है। ठीक है, तो वॉल्केनो इरप्शन पास से अगर कोई देख लेगा तो मतलब बहुत ही देख कर ही डर लग जाएगा। लेकिन जो एरियाज़ जो हैं रिंग ऑफ फायर के आसपास होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न पोल पे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्टिव वॉल्केनोज़ हैं, वहाँ पर तो ये केसेस बहुत नॉर्मल होते हैं। अभी जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है वॉल्केनो इरप्शन कहाँ पर हुआ है, तो ग्रीन डेविक करके एक वॉल्केनो है। कहाँ पर है ये, आइसलैंड में।
तो आइसलैंड का अभी हम मैप भी देखेंगे। आइसलैंड में ये वोल्केनो है, इसका नाम क्या है, ग्रिंडविक। तो इसका नाम याद रखिएगा, कई बारी आपको क्वेश्चन बन सकता है प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो ग्रिंडविक जो वोल्केनो है आइसलैंड में है, वहाँ पर ये वोल्केनो इरप्शन हुआ है। ये बेसिकली साउथ वेस्टर्न आइसलैंड का पार्ट है ये वोल्केनो, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लेते हैं आइसलैंड को। तो ये आपको दिख रहा है आइसलैंड, बिल्कुल जो हमारा ग्लोब है उसके एकदम नॉर्दर्न पार्ट में, जहाँ पर आपको ग्रीनलैंड सी वगैरह दिखाई देता है वहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जा करके मैप में आइसलैंड के बारे में देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैप में आपको दिख रहा होगा आइसलैंड, यहीं पर आपको ग्रिंडविक जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है रेकीजविक, और यहीं पर आसपास में आपको ग्रिंडविक जो है वोल्केनो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वोल्केनो जो है वो आइसलैंड का है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर आइसलैंड के बारे में देखा जाए तो कौन से एरिया में आता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है वो पूरे इसके दक्षिणतम साइड में आ रहा है, और ऊपर आपको ग्रीनलैंड सी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बीच में आपको आइसलैंड जो है वो दिखाई देगा। बेसिकली ये भी एक तरीके का द्वीप वाला बहुत ही छोटा सा एरिया है, आइसलैंड कंट्री है, क्योंकि जो है वो चारों तरफ से समंदर से आपको घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइसलैंड बोला ही उसको जाता है जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है, पानी से, यानी कि समंदर से घिरा होता है। तो इसलिए आइसलैंड का मैप हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ में था, कोई भी टॉपिक न्यूज़ में होती है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, ठीक है। याद रखिएगा ग्रीनलैंड सी और नॉर्थ अटलांटिक सी ओशन के पास आता है। अब आपको क्या करना है, आइसलैंड के आसपास के जितने भी कंट्रीज़ है इसके बारे में देखना है। यहाँ पर आपको डेनमार्क स्टेट दिखाई दे रहा है, तो ये आइसलैंड के लेफ्ट साइड में, यानी कि आपको किधर दिखाई देगा, वेस्ट साइड में जो है डेनमार्क स्टेट दिखाई देगा। तो कहीं पर आपसे मैप में क्वेश्चन बन जाए, कभी भी मैप देखिए तो उसके चारों तरफ के आसपास की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ज़रूर देखा करिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरी न्यूज़ थी, सारा मुद्दा जो था उसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है हमने। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। जितना भी फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था उसको काफ़ी हमने कोशिश की है कि जितना भी मैं डाल पाऊँ पीपीटी में, मैंने उसको शामिल किया है। एग्ज़ाम पास में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो बहुत ही कम दिन बन गए हैं। बिल्कुल भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है अभी, बिल्कुल पैनिक लेना ही नहीं है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बिल्कुल जितनी पढ़ाई हो गई है, अब थोड़ा बहुत रिविज़न करते रहिए, माइंड को कूल रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आइए। उसके बाद आगे क्या करना है आपको, एग्ज़ाम जिस तरीके से जाएगा, आई होप सबका पेपर अच्छा ही जाएगा, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है इसके बारे में आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो डेली आपके लिए मेहनत करके सारी चीज़ें लेकर के आते ही हैं। उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि अच्छा कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो नोटबुक IAS चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए नई चीज़ें, अच्छे जो कंटेंट हैं वो लेकर के डेली आते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रख लिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।